ध्यान दीजिए। लेसन 5 है, इसका तीसरा जो हमारा पार्ट है, पहला पार्ट कौन सा था हमारा? दूसरा तो क्रूग वाला था, ए बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा क्रूग और तीसरा टी फ्रॉम आसाम। आसाम की चाय, वैसे असम बोलते, इसको आसाम नहीं बोलते, असम है ना। असम की चाय। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ध्यान दो भाई, आपने इसकी जो कहानी है वो तो पढ़ ली होगी। इसमें राजीव और दूसरे का क्या नाम है? प्रांजल। तो दिल्ली कौन सा रहता था? राजीव रहता था। प्रांजल अपने गांव में से उसके पास में गया, वहां पर वो रहने वाला कहाँ का था? असम का ही था, तो उसको भी साथ लेके चला गया। तो रास्ते का कुछ ट्रेन का वृतांत था, जो कहानियां जो पढ़ रहे थे चाय के साथ में ज्यादा अच्छी लग रही थी, चाय पी रहे थे उसके साथ साथ में पढ़ भी रहे थे। और जैसे ही असम में प्रवेश किया तो उनको चाय के बागानों की खुशबू भी आ रही थी। वहां पे पहुंचे तो इसके पिताजी, इसके जो भी रिलेटिव थे पहले से स्टेशन के ऊपर खड़े हुए थे, है ना, स्वागत के लिए। जब वहां गए तो उसके पिताजी पहले से ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आ रहे थे, उसी में बैठ गए, बातचीत कर रहे हैं, कब खेत में मतलब इसमें जुताई होती है, बुहाई कब होती है, कैसे काटा जाता है। हालांकि इसको किताबी ज्ञान बहुत ज्यादा था चाय के बारे में, लेकिन वास्तविकता में इसने कभी देखा नहीं था, है ना, तो देखने को मिला है। चलो, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड अबाउट टी। व्हाट यानी क्या, इज यानी है, द चाइनीज यानी चाइना, जो चीन देश है ना। हाँ, लीजेंड का मतलब होता है किंवदंतियां या पौराणिक कथाएं, ठीक है। अबाउट के बारे में, टी यानी चाय, यानी चाय के बारे में, चाय के बारे में चाइनीज किंवदंतियां क्या है ना। चीन की जो किंवदंतियां हैं वो क्या है, क्योंकि हमारे यहां पर भी बहुत सी किंवदंतियां हैं कि पृथ्वी को एक सींग वाला बैल, है ना, पूरा इसका वजन उठा रखा है, अगर वो ऐसे ऐसे कर दे तो भूकंप आ जाता है। पृथ्वी जब कंपन करती है तो सींग को हिला देता है वो, ऐसी किंवदंतियां हैं, है ना। हैं, देखो बहनों, पहले क्या होता था कि टीवी, मोबाइल या फिर सोशल मीडिया का इतना विशेष प्रभाव नहीं था, तो टाइम पास मतलब कि समय व्यतीत कैसे हो, तो उसका फॉर्मूला यही था कि शाम को खाना खाने के बाद में अपने जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो कहानियां सुनाते थे, और कहानियां इसलिए सुनाते थे जिससे कि उनका टाइम पास हो जाए। नमस्कार, नमस्कार, चलो ठीक है। अच्छा, तो वो कहानियां सुनाया करते थे। अब कुछ परसेंट तो कहानी सही होती थी, और कुछ कहानियां इसलिए सुनाते थे जिससे कि इनका टाइम पास हो जाए, नींद आ जाए बच्चों को। और आजकल क्या सौदा रहता है, टीवी देखते देखते नींद आती है या फिर फोन में रील देखते देखते। अब हमारे अपनों से बोलू का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर वो बोले कि भाई तू उठ करके ये काम कर दे, या फिर मैं तेरे को कुछ कहानी या कुछ बातें बताना चाहता हूं, है ना, संस्कार से रिलेटेड, तो वो उसके लिए दुश्मन है। रील देखते समय जब ऐसे माँ बाप कहें तो ऐसा लगता है कि अगर हाथ में बंदूक हो तो गोली निकाल दो, ऐसा ही है ना, ऐसा ही मतलब कि विचार उत्पन्न होता है उनके खोपड़े में। तो ये दूरियां दूर हो गई। तो पहले कुछ तो बातें वास्तविक होती थी, कुछ अवास्तविक, है ना, क्योंकि पहले समझाने के ऊपर कम ध्यान दिया करते थे, केवल जादू तंत्र टोना टोटका करके उस चीज को प्रभावशाली बनाने के लिए ये कहानियां सुनाया करते थे। जैसे कि नमक को मत बिखेरो, भगवान
ऐसी सोच है ना। तुलसा का जो पत्ता है, तुलसी माता है, उसके पत्ते को दांत से मत चबाओ, पाप लगेगा। पाप तो तब भी लग रहा है जब पत्ता तोड़ रहे हैं, है ना। 2 खा करके 2 रुपया रख करके फिर पत्ता तोड़ो तो पाप नहीं लगेगा, ऐसी सोच थी ना। लेकिन इन सब के पीछे साइंटिफिक रीजन था। वो केवल भगवान को साक्षी मान करके इन चीजों को अवॉइड कैसे हो वो उपाय अपनाते थे, है ना। हालांकि सबसे ज्यादा मजबूत जो हड्डी होती है हमारे शरीर की, वो जबड़े की हड्डी होती है ना। आग में पूरा इंसान जल जाता है, लेकिन उसके बाद में भी उसके फूल बीनने के लिए तीसरे दिन जाते हैं। फूल समझते हो? हाँ। तो उनके दांत या हड्डियां वगैरह नहीं जलती हैं, है ना। लेकिन हड्डियां उसमें नहीं जल रही है। जो तुलसा का पत्ता है, अगर दांतों तले दबा करके आप एक रात सो जाओगे तो दांत पूरा खोखला हो जाएगा। आ रही ना समझ में? जैसे कि नींबू के रस में अगर सुई डाल दी जाए तो सुबह गायब हो जाएगी, मिलेगी नहीं। तो इतना नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसको दांतों से मत चबाओ। और ये साइंस कहती है, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं वो ये कहते हैं कि पाप लगेगा, ऐसे। तो सबके पीछे साइंस का कुछ ना कुछ लॉजिक है। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि वर्तमान समय से कहीं 5-10 गुना या हजारों गुना हम बोल सकते हैं पहले साइंस प्रभावशाली थी। वहां तक पहुंचने के लिए काफी समय लगेगा, है ना। अब जैसे कि मान लो रावण बोलता है उड़न खटाला को कि चलो लंका में, तो उड़ करके लंका में चले जाता था। हाँ, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो साइंस लॉजिक होगा। पहले कभी कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसा भी कोई सिस्टम होगा कि फोन वहां होगा, यहां हम बोलेंगे आवाज जाएगी, कहीं दूसरे इंसान कहां किस माध्यम से जा रही है ना। ये प्रकार से पहले के जमाने में जादू था, लेकिन अब आम बात हो गई है। चलो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर भी कुछ किंवदंतियां हैं। अब इसमें कुछ सही है, कुछ गलत है, वो चीज हम इसमें देखते हैं कि वन चाइनीज एम्प्योर, यानी एक चाइनीज जो सम्राट है, राजा एम्प्योर का मतलब सम्राट बोलते हैं ना, हैड द हैबिट, यानी उसकी आदत थी। क्या आदत थी? कि ऑफ टेकिंग, यानी लेने की। बॉइलेड का मतलब होता है उबला हुआ, वाटर यानी पानी। यह आदत तो आपकी भी होनी चाहिए, सुबह के समय में उबला हुआ पानी पियो, है ना। लेकिन हम उबली हुई चाय पीते हैं इसी किंवदंतियों को सोच समझ करके, और शायद तभी से चली आ रही हो, है ना। हाँ, क्योंकि हम गर्म पानी में चाय की पत्ती डालते हैं, है ना। दूध है, थोड़ा सा दूध मिला देते हैं, थोड़ा टेस्ट आ जाए, ठीक है ना। और शायद इसमें देखो पूरा वृत्तांत भी इसमें बताया था, इसमें तो नहीं है क्वेश्चन के आंसर में, कि महात्मा बुद्ध, है ना, महात्मा बुद्ध के जहां जहां पर अवशेष हैं, जहां जहां उसके अवशेष गिरे हुए हैं, या फिर उसका जहां जहां मठ जिसको बोलते हैं, मठ समझते हो, उनकी जो अस्थियों के ऊपर बनाया गया जो एक प्रकार से कब्रनुमा, है ना। ऐसी भी किंवदंती है इसमें, है ना। और दूसरी किंवदंती इसमें ऐसी बताई है कि जहां जहां आंखों से मतलब आंसू गिरे, ऐसा कुछ इसमें वृत्तांत बताया गया है ना, आईलिड, है ना। हाँ, चलो। वन चाइनीज एम्प्रोर से हैड हैबिट्स ऑफ टेकिंग बॉइल्ड वाटर, यानी वंस चाइनीज, यानी एक चाइनीज एम्प्रोर यानी सम्राट हैड द हैबिट, यानी उसकी आदत थी ऑफ टेकिंग बॉइल्ड वाटर, यानी एक गर्म पानी लेने की। वन डे, यानी एक दिन, वेहन यानी जब, वाटर यानी पानी, वाज बॉइल्ड यानी उबला हुआ था, है ना, पानी उबला हुआ था या उबल रहा था, तो सम लीव्स यानी कुछ पत्तियां ऑफ द बर्निंग, यहां पर मतलब जलना होता है, बर्निंग का मतलब, ट्विंग का मतलब टहनी, है ना, फेल यानी गिर गई, इनटू द बॉइलिंग वाटर यानी उबलते हुए पानी में,
उबलते हुए पानी में, यानी चाय की जो पत्तियां हैं वो उसमें गिर गई। दे मेड इट डेलिकेसेस का मतलब दे एनी वे मेड इट यानी यह बन गई या हो गई। डेलिकेसेस का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। ये क्या हो गई है? स्वादिष्ट बन गई है। दे वर टी लीव्स, अब ये क्या थी है? जो टहनी गिरी है, कुछ पत्तियां जो गिरी है टहनी में से, वो किसकी पत्तियां थी? वो चाय की पत्तियां, ठीक है ना। नेक्स्ट, ओनली फॉर वन क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इन दिस लेसन, ओके। नेक्स्ट पोएम 6, अमंडा। अमंडा एक लड़की का नाम है जिसको इसकी जो माँ है वो छोटी छोटी बातों के ऊपर डांटती फटकारती रहती है, इसलिए कि कहीं कोई गलत कार्य करना शुरू ना कर दे या कोई गलत आदत ना पड़ जाए, है ना। और अक्सर हमारे समाज में, परिवार में भी ये देखने को मिलता है। अमंडा को कहती है कि अमंडा ज्यादा मिठाई मत खाओ, चेहरे पे फुंसियां हो जाएंगी, है ना। अमंडिया, अमंडा मतलब अमंडिया नहीं, अमंडा मतलब कंधे मत उचकाओ, है ना, क्योंकि हर कार्य के लिए कंधे उचका मैं नहीं करूंगी, ऐसे, है ना, इस प्रकार से। तो ध्यान दीजिएगा, हु यानी कौन, हु यानी डू यू थिंक, आप सोचते हो, आप सोचते हो। स्पीकिंग टू हर, या फिर आपके सोच के अनुसार, यानी बोलने वाला, उसको बोलने वाला कौन था? किसको? अमंडा को। यानी आपकी सोच के अनुसार अमंडा को बोलने वाला कौन था, है ना। तो उसका जो शब्द यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है? अमंडा के लिए, है ना। तो कौन बोल रहा था? यानी आई थिंक, यानी मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं कि हर मदर यानी उसकी माँ, इज यानी है, स्पीकिंग यानी बोलने वाली, टू हर यानी उस पर, यानी उसके ऊपर बोलने वाली जो है, अर्थात अमंडा के ऊपर बोलने वाली जो है वो क्या है? उसकी अपनी माँ है। जनरली, सामान्य तौर पर मदर्स यानी माताएं, सामान्य तौर पर यानी माताएं आस्क देयर डॉटर्स, यानी अपनी पुत्रियों से कहती है या पूछती है, नॉट टू डू दिस, यानी आपने यह किया, दैट यानी और दैट वह, कहने का मतलब आपने ये किया या फिर वो किया, या अर्थात आपने ये भी किया या वो भी किया, कहने वाला ये कार्य भी कर लिया या वो कार्य भी कर लिया, इस बारे में पूछने वाली कौन है? उसकी, यानी अक्सर ये माताएं हुआ करती हैं, कहने का मतलब सबकी माताएं हैं। किया है मैंने, देखिएगा, नॉट टू डू दिस, आपने यह नहीं किया, अथवा वह, कहने का दैट यानी वह, कहने का मतलब आपने, या फिर हम कहें कि आपने ये कार्य किया या नहीं किया, यही तो हम बोल रहे हैं। तो हम एक ही बार बोल रहे हैं बहन, नहीं, आपने वो कार्य किया या नहीं किया, है ना, समझने का प्रयास करो। तो उसके बाद में द फॉलोइंग लाइन्स, द फॉलोइंग यानी नीचे दी गई लाइन या पंक्ति, गिव्स दिस इंडिकेशन, यानी ये इंडिकेशन का मतलब क्या होता है? संकेत देना, है ना। यानी नीचे जो पंक्तियां दी गई है ना, ये संकेत कर रही हैं क्या? कि एनी वंस वुड थिंक दैट आई नेक्स्ट एट यू अमंडा, यानी एनीवन, यानी कोई भी सोच सकता है कि मैं, यानी अमंडा के ऊपर आप, नेक्ड, नेक्ड का मतलब क्या दे रखा है इसमें? NADD, आई यानी मैं, नेक्ड एट यू अमंडा,
दैट नेग्ड एट यू अमंडा। नेग का मतलब क्या दे रखा है? दोष निकालना, कि मैं एनीवन कोई भी थिंक यानी सोचना कि मैं आप पर यानी मैं अमंडा आप पर दोष निकालती हूं। कोई भी यह सोचेगा कि अमंडा मैं आप पर दोष निकालती हूं। ठीक है, उसके बाद में इस पोएम में एक प्रश्न और बच रहा है, वो आपको कल करवा दिया जाएगा और 5वां लेसन कंप्लीट हो गया है। हाँ, पोएम 6 कंप्लीट हो जाएंगे कल, और कल हम 6ठा लेसन भी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, 6ठा लेसन हो जाएगा, पोएम भी कंप्लीट हो जाएगा। कहने के मतलब 6 लेसन और 6 पोएम है ना, ये कंप्लीट। उसके बाद में 7वां लेसन शायद स्कूल पूरा हो गया क्या? नहीं हुआ, सत्य नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6ठा लेसन तक हमारा मामला कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, 7वां लेसन जैसे स्कूल में चलेगा तो स्कूल के अकॉर्डिंग हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ, वो देंगे। लेकिन अब यहां तक जो प्रश्न उत्तर हमने करवा दिए ना, अब यहां तक के प्रश्न उत्तर हमें कंप्लीट रूप से याद होने चाहिए, हम रिवीजन के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, जैसे ही आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी वैसे हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे ना। उसके बाद में इनका तो रिवीजन चलता रहेगा, और जो हमारी सेकंड बुक है आपके स्कूल में पढ़ाते रहेंगे। अब यहां सेकंड बुक का हमारा रिवीजन चलेगा, हमने तो कंप्लीट पढ़ा दिया है आपको, है ना। तो यहां रिवीजन चलता रहेगा, उसके क्वेश्चन आंसर आप घर से प्रॉपर रूप से याद करके आओगे, क्योंकि वो 7, 8, 10 नंबर की है, ज्यादा नंबर की नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट बुक है वही है, क्योंकि इसी में से पैसेज आने वाले हैं, इसी में से प्रश्न उत्तर आने वाले हैं, इसी में से भी मतलब जो एक्सट्रैक्ट है पोएम के वो आने वाले हैं, और पोएम के क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। तो शायद ये 37-38 नंबर की बुक है ना, 38 नंबर की बुक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब उस दौरान जैसे स्कूल में आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, शायद सिलेबस कंप्लीट होने में मुझे लगता है कि ये मंथ कंप्लीट चला जाए, लेकिन ये मंथ कंप्लीट चला जाएगा, हमारे कंप्लीट क्वेश्चन आंसर याद हो जाने चाहिए, है ना। ये मंथ कंप्लीट हो उससे पहले ही हम हमारा जो ग्रामर्स के टॉपिक है, जैसे टेंस है, तो टेंस टॉपिक का हम रिवीजन भी करेंगे, और टेंस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम स्टोरी लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ भी करेंगे। कहने का मतलब स्टोरी लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है, रिवीजन में टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना। और उस समय हम कह भी पाएंगे आपको कि हमारी दृष्टि से पूरा कोर्स कंप्लीट है ना। रिवीजन के अकॉर्डिंग टेंस टॉपिक भी कंप्लीट। उसके बाद में अगर टेंस आपको याद हो रहा है तो स्टोरी लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ तो आप कर ही पा रहे हो। टेंस याद हो रहा है तो अब से पहले बहुत से भैया बहनों ने टेंस नहीं सीखा, पढ़ा भी नहीं है, लेकिन पुराने बच्चों ने तो पढ़ लिया है, हमने सिखाया भी है, लेकिन उनके लिए भी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ऐसे में सोचना है कि सर जी हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि रिवीजन में हम अच्छी तरीके से ज्ञानता से समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, बस केवल राइट नहीं करवाएंगे, क्योंकि राइट करवाएंगे तो उसमें समय ज्यादा व्यतीत होगा। ठीक है, हम उसको ज्ञानता से समझाएंगे। और उसके बाद में अगर टेंस आ रहा है तो ये तो ग्रामर के तो कंप्लीट हो गए, बड़ी जो ग्रामर है, उसके बाद में छोटी ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगी। नरेशन भी उसी के आधारित है, वॉइस भी, फ्रेमिंग क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब, कॉन्करेंट एग्रीमेंट टॉपिक है, वो भी हमारा इसी के ऊपर आधारित है। और दूसरी बात, हमारे जो क्वेश्चन आंसर जो छोटे मोटे और भी बच रहे हैं, वो भी किस आधार पर समझाएंगे हम? टेंस के आधार पर, हिंदी से इंग्लिश में। तो सारा काम टेंस के ऊपर रहेगा, इसलिए रिवीजन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना।